यहाँ के बहुसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर है। इसीलिए कहा जाता है कि कृषि ही जीवन की मूल आधार है। कृषि है तो अन्न है, अन्न है तो जीवन है। यानी कृषि सभी विकासों की मूल बिंदु है। कृषि के विकास के बगैर किसी भी तरह की विकास कतई संभव नहीं है। इसलिए मैं आप किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य के खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले फसलों में धान की प्रमुख भूमिका है। यानी धान एक मुख्य फसल के रूप में है। किसी भी फसल के उत्पादन और प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, किसान भाइयों को चाहिए कि उन सारे बिंदुओं को अक्षरशः पालन करें, जिससे वे अपने उत्पादन और उत्पादकता को आशा के अनुरूप बढ़ा सके। खेती में सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि बदलते परिवेश में या हमारे कहिए कि वक्त की करवट को बदलते के क्रम में हम ये बताना चाहते हैं कि कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाना होगा। कृषि को लाभकारी पेशा के रूप में हम तभी तब्दील कर सकते हैं जब कृषि में लगने वाले लागत को हम कर सकें। कृषि में लगने वाले लागत को कम करके कृषि से होने वाले मुनाफा को हम बढ़ा सकते हैं। यानी जब तक हम कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में किसानों के बीच प्रचलित न करेंगे, तब तक किसान इस खेती को अपनाने में इतराएंगे और फिर वे अपने इससे पलायन शुरू कर दे। किसान भाई अगर जिन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं उन्हें पुनः उन बिंदुओं पर ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि प्रभेद का चुनाव, यानी परिस्थिति विशेष के मुताबिक ही प्रभेद का चुनाव करें। दूसरी बात है कि अनुशंसित प्रभेद का जो बीज है वो उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए और उसकी खरीद कोई विश्वसनीय स्रोत से ही होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि सही वक्त पर बुआई करें। बुआई ना तो पहले करे, बुआई ना तो बाद में करे। जो सही वक्त पर बुआई है उसी वक्त पर बुआई करे। इसमें कहीं कोई लागत नहीं लगती है, बल्कि ये किसानों की और वैज्ञानिकों की तजुर्बे के आधार पर हम कह सकते हैं कि सही वक्त पर अगर हम बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हम फसल से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि सही और संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना। सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल होनी चाहिए। जैविक खाद के इस्तेमाल होने से रासायनिक खाद से होने वाले हानि को भी हम कम कर सकते हैं और मिट्टी में जो लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी स्वास्थ्य में जो बदलाव आता जाता है या उनके उर्वरा शक्ति पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि खड़ी फसल पर निकाई गुड़ाई या खरपतवार का नियंत्रण करना है। यानी फसल के साथ जब अनचाहे पौधे उग आते हैं तो वो फसल के साथ मिट्टी में उपलब्ध नमी के लिए, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे क्या करते हैं, फसल की उत्पादन को कम कर देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि एक निश्चित अवधि में ये कहा गया है कि पौधे के पूरे जीवन काल का 1/3 हिस्सा खरपतवार के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर इस वक्त हम खेत को खरपतवार से मुक्त नहीं रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को हानि हो जाएगी। अब बात है सिंचाई प्रबंधन को। ये बात सच्चाई है कि पानी की कमी नहीं है, लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी का एहसास होता चला जा रहा है। इसीलिए उपलब्ध पानी का इस्तेमाल सही वक्त पर होनी चाहिए, सही मात्रा में होनी चाहिए और सही उपाय लगाकर होनी चाहिए। यानी कि उसके लिए जो अनुशंसित तरीका है या फिर खेती के जो अनुशंसित तौर तरीका है उनको ही अपनाना ज़्यादा लाभकारी होगा। अब है कि खड़ी फसल पर कीट व्याधि से फसल को सुरक्षा प्रदान करना और सही वक्त पर कटाई करके सही नमी रहने पर ही उसका भंडारण करना। इन सारे बिंदुओं पर अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वो फसल की उपज और उत्पादकता को बढ़ा सकेंगे और अपनी खेती को लाभकारी बना सकेंगे। अब मैं
धान के बारे में बताना चाहता हूँ। बिहार राज्य में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में ही होती है। इनके अंतर्गत करीब करीब बिहार राज्य में 35 लाख हेक्टेयर्स ज़मीन में इसकी खेती होती है। विडंबना ये है कि इसकी उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी इस बात की है कि किसान भाई जो वैज्ञानिक तरीका है, जो अनुशंसित तौर तरीका है, जो अनुशंसित प्रभेद है, खाद और उर्वरक का इस्तेमाल है, समय पर सिंचाई प्रबंधन करना है, खड़ी फसल पर कीट व्याधि से फसल को सुरक्षा प्रदान करना है, इन सारी बातों को अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से फसल के उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। प्रभेद का चुनाव। धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। ऊपरी ज़मीन, मध्यम ज़मीन, नीची ज़मीन तथा गहरी जल जमाव वाला ज़मीन, इन सारे परिस्थितियों के लिए अलग अलग प्रभेद अनुशंसित की गई है। जैसा कि ऊपरी ज़मीन को अगर हम लेते हैं, ऊपरी ज़मीन के लिए जो अनुशंसित धान की अनुशंसित किस्म है वो है आपका प्रभात, तुरंता, रिछारिया, सरोज, धनलक्ष्मी, पूसा 2-21। इन सारे प्रभेद तकरीबन 100 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाता है तथा इनकी बिजाई जो पौधशाला में हम इनकी बिजाई करेंगे वो करीब करीब तकरीबन 1 से 15 जुलाई तक हम उसको पौधशाला में लगा देंगे और इसके लिए बीज की जो अनुशंसित मात्रा है वो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे। बिचड़ा जब 20 से 25 दिन का हो जाए तब उखाड़कर हम कादो की हुई ज़मीन पर उसका रोपनी करते हैं। रोपनी की दूरी 15 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 15 गुना 15 यानी पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा रो से रो की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब दूसरी परिस्थिति ये है कि मध्यम ज़मीन के लिए जो अनुशंसित किस्म है उसमें आपका राजेंद्र भगवती है, फिर आपका सीता है, फिर आपका कनक है, फिर आपका राजेंद्र सुहासिनी है, फिर राजेंद्र कस्तूरी है, सरोज है, IR 36 है। इन सारे प्रभेद तकरीबन 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। पौधशाला में बिजाई करने का वक्त है 10 से 25 जून तक हम पौधशाला में इसकी बिचड़ा को गिरा दें। बिचड़ा जब 30 दिन का हो जाए, 25 से 30 दिन का, तब हम रोपनी के लिए इसे इस्तेमाल करें और रोपनी की दूरी 20 गुना 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। परिस्थिति है वो निचली ज़मीन है। निचली ज़मीन के लिए जो अनुशंसित किस्म है उसमें सबसे अच्छी किस्म स्वर्णा है जो बहुत ज़्यादा उपज देने वाली किस्म है। इनको MTU 7029 भी कहते हैं। इसके अलावा राजेंद्र मंसूरी एक किस्म है, राजेंद्र श्वेता एक किस्म है, राजश्री है, सत्यम है, किशोरी है। इन सारे प्रभेद का चुनाव हम निचली ज़मीन के लिए कर सकते हैं। ये सारे प्रभेद 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। इन प्रभेदों के लिए बिचड़ा गिराने का वक्त है 25 मई से 10 जून तक। अब है इनके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो गहरी ज़मीन जहाँ पर जल जमाव बनी रहती है, वैसे स्थिति में भी जैसे हम कुछ प्रभेद हैं, जानकी है, सुधा है, वैदेही है, जलज है। इन सारे किस्मों का चुनाव हम वैसे जगह के लिए करें जहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। अब हम बातें करेंगे सुगंधित धान की, सेंटेड राइस की। सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्म है वो हमारा है राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र सुहासिनी। इन सारे किस्मों का चुनाव हम सेंटेड राइस के लिए कर सकते हैं। पौधशाला यानी कि नर्सरी उगाने का तरीका। नर्सरी या तो हम सामान्य विधि से कर सकते हैं या फिर डेपोक विधि से कर सकते हैं। सामान्य विधि से जो नर्सरी हम पौधशाला तैयार करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऊपरी ज़मीन को चुनते हैं जहाँ पर सिंचाई की साधन हो और उसमें हम क्या करते हैं, खेत को अच्छी तरह से कादो करके बीज को 24 घंटा भिगाने के बाद 48 घंटा बोरा पे ढक के जब अंकुरित हो जाता है तो वो अंकुरित बीज को हम ले जाके
कादो की हुई ज़मीन पे छींट देते हैं। और जब पौधे एक निश्चित अवधि को प्राप्त कर लेता है, जैसे मैंने कहा तकरीबन 25 से 30 दिन की बिचड़ा लगाने के लिए हो जाता है। जब ये इतना दिन का बिचड़ा हो जाए, स्वस्थ बिचड़ा हो, तो उसमें उखाड़कर ज़मीन पे रोप देनी चाहिए। अब है डेपोक विधि। ये भी एक नर्सरी उगाने का तरीका है, बहुत ही कम समय में और कहीं भी इस विधि से हम धान की नर्सरी को उगा सकते हैं। इस विधि के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन पर या तो हम प्लास्टिक की सीट को बिछा देते हैं या फिर केले के पत्ती को बिछाकर बीज को, जो अनुशंसित मात्रा में जो बीज है, उस बीज को भिगोकर 24 घंटा भिगोने के बाद 48 घंटा बोरे में ढक कर जब उसमें अंकुरित हो जाता है तो उसको हम बिछा देते हैं। और ये बिछाने के वक्त ये ध्यान रहे कि 1 इंच से ज़्यादा मोटाई ना हो। दूसरी चीज़ है कि सुबह 4 से 5 दिन तक धीरे धीरे उसमें पानी देती रहनी चाहिए और हल्का हल्का बीज को दबाते रहना चाहिए। ये ऐसी विधि से बीज की तैयारी तकरीबन 14 से 15 दिन में हो जाते हैं। ये एक पोर्टेबल टाइप ऑफ नर्सरी है ना, ज्वलंत नर्सरी है, जहाँ चाहे वहाँ लगा लेते हैं और जिस समय चाहते हैं उस समय खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार पौधे के साथ जब कोई भी अवांछित पौधे उग आते हैं तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। ये पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, ये पौधे में लगने वाले लागत को ज़्यादा कर देते हैं, पौधे की उपज को कम कर देते हैं, पौधे की उपज की गुणवत्ता को भी घटा देती है। इन सारे हानियाँ खरपतवार से होती है। इसीलिए पहला शुरू का 1/3 हिस्सा, पूरे फसल की जीवन काल का शुरू का 1/3 हिस्सा हमेशा से चाहिए कि पौधे को खरपतवार से मुक्त रखे और अच्छी और गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करें। इसके लिए या तो हम यांत्रिक विधि अपनाते हैं, या तो फिर हम मैनुअल भी करते हैं, या तो हम हाथ से जो अनचाहे पौधे हैं उसको उखाड़ते हैं, या नहीं तो फिर रसायन का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। तो बदलते वक्त में के साथ साथ और जो हमारा लेबर है ना, श्रम का कमी को देखते हुए रासायनिक खरपतवार को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक खरपतवार इस्तेमाल करने से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि सही दवाई का चुनाव करें, गुणवत्ता वाली दवाओं का चुनाव करें और सही मात्रा में ही हम उसकी उपयोग करें और ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करें। अगर ज़रूरत ना हो तो कतई उपयोग ना करें, ज़रूरत हो तो निश्चित और अनुशंसित मात्रा में जो अनुशंसित खरपतवार नाशी, तृणनाशी दवा बाज़ार में उपलब्ध है, अच्छे स्रोत से लेकर अनुशंसित मात्रा में डालकर उसको छिड़काव करना चाहिए। धान के क्षेत्र में ब्यूटाक्लोर मैचेटी नाम का दवा उपलब्ध है बाज़ार में, जिसका 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रुपए के 3 से 4 दिन के बाद छिड़काव कर देनी चाहिए। इससे जितने भी तृण है, जितने भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। आती है खाद एवं उर्वरक के इस्तेमाल की। इसके लिए अनुशंसित मात्रा में जो खाद और उर्वरक की मात्रा है वो 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो स्फूर, 20 किलो पोटैश। 100 किलो नेत्रजन के लिए 217 किलो यूरिया की ज़रूरत होती है। 60 किलो या 40 किलो स्फूर्स के लिए करीब करीब आपको 250 किलो एसएसपी की ज़रूरत होती है और 20 किलो पोटैश के लिए 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश जो बाज़ार में उपलब्ध है प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी ज़रूरत होती है। इसको देने की इस्तेमाल करने का तरीका, आधा नेत्रजन, अनुशंसित मात्रा का आधा नेत्रजन, पूरा स्फूर और पोटैश की पूरी अनुशंसित मात्रा को अंतिम खेत जुदाई के वक्त यानी कादो करने के वक्त मिला देते हैं। बचे हुए नेत्रजन का आधा बुआई के 30 से 40 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं और उसका बचा हुआ आधा नेत्रजन का इस्तेमाल जब बाली निकलने की स्थिति में आती है तब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इन सारे तौर तरीका को अगर किसान भाई अपनाएंगे तो निश्चित रूप से धान की अच्छी फसल ले पाएंगे, उससे ज़्यादा उपज को लेंगे और
खेती में लगने वाले लागत कम हो जाएगी, मुनाफा ज़्यादा होगा। किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी तौर तरीका अनुशंसित है वो या वैज्ञानिक तौर तरीका को ही अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। Thank you.